कभी So very good evening, all the participants. Today we'll start with section 10A onwards, and we would try to cover up to at least section 20. ठीक है जी. हाँ जी। Now section 10A क्या बोलता है? section 10A section 10A बोलता है suspension of initiation of corporate insolvency resolution process. Now you know that COVID came. ठीक है, कोविड के बारे में तो सबको मालूम ही है. तो कोविड में क्या हुआ था, उन्होंने कहा था देखो भाई ऐसा है, पहले से कोविड चल रहा है. तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि भाई नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 7, 9 एंड 10. अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि भाई सेक्शन 7 की एप्लीकेशन कब फाइल कर सकते हो, सेक्शन 9 की कब, और सेक्शन 10 की कब. ठीक है, ये कहता है कि नो एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर शैल बी फाइल्ड. अच्छा, ये शैल बी फाइल्ड का कुछ मतलब है क्या? इसका क्या मतलब है शैल बी फाइल्ड? एडमिटेड नहीं लिखा. ठीक है, तो फाइल्ड और एडमिटेड में भी फर्क है. फाइल्ड जो डेट होती है, द डेट ऑफ फाइलिंग को क्या कहते हैं हम? कुछ आइडिया है? डेट ऑफ फाइलिंग को क्या कहते हैं? सर इनिशिएशन डेट। हाँ, इनिशिएशन. ठीक है, और इनिशिएशन डेट भी हमारी डिफाइंड है. ठीक है, इनिशिएशन डेट भी हमारी डिफाइंड है. और जो डेट ऑफ एडमिशन है उसको कहते हैं इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट. ठीक है, अब इनिशिएशन डेट का मतलब क्या है? आप एनसीएलटी में पहुंचे, रजिस्ट्री में, और आपने एप्लीकेशन फाइल की और उस एप्लीकेशन में कुछ कमियां हैं. ठीक है, तो उन्होंने कहा भैया आप ये ठीक करवा के लाओ. तो कौन सी डेट मानी जाएगी? जब आप पहली बार एनसीएलटी में गए, या जब आपने ठीक ठाक करके रजिस्ट्री में आपकी एप्लीकेशन एंटर हो गई, उन्होंने आपको नंबर दे दिया, तो कौन सी डेट होगी इनिशिएशन डेट? सर जो जब नंबर दिया मिल सर। हाँ, जब नंबर दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है जी. तो शैल बी फाइल्ड फॉर एनी डिफॉल्ट अराइजिंग ऑन और आफ्टर 25 मार्च. ये 25 मार्च हमें मालूम है क्या था, ये कोविड पीरियड वाला था. Initially, it was for a period of 6 months or such further period not exceeding 1 year from such date as may be notified. So then another notification came for another 6 months. We all know. So it was extended for a period of 1 year. है ना, ये तो सब हमको मालूम है. Provided that no application shall ever be filed. क्या बोला? Ever be filed. कभी भी फाइल नहीं होगी. For initiation of corporate insolvency resolution process of a corporate debtor for the said default occurring during the said period. अगर डिफॉल्ट इस पीरियड में होता है तो उसके लिए कभी इंसॉल्वेंसी के उसके लिए लिए नहीं कभी जा भी सकते। फाइल नहीं होगी. ठीक है, एक्सप्लेनेशन फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड that the provisions of this section shall not apply to any default committed under the said sections before 25th March. ठीक है, तो सेक्शन 10A पढ़ने से हमें क्या पता चला? इसमें 3 डेट्स आ गई. नंबर 1 कि आपका डिफॉल्ट जो है वो बिफोर 25 मार्च है. ठीक है, अच्छा, बिफोर 25 मार्च अगर कोई डिफॉल्ट हुआ है तो क्या कोविड पीरियड में भी एप्लीकेशन फाइल हो सकती है? दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन. डिफॉल्ट आपका हुआ 20 मार्च 2020 को, अभी कोविड पीरियड चल रहा है, तो क्या आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज यस, क्योंकि कोविड पीरियड में भी एप्लीकेशन फाइल हो रही थी, ऑनलाइन हियरिंग हो रही थी. है ना, तो पहली बात. हेलो, हाँ जी, हाँ जी, जूल साहब. हाँ जी, हाँ जी, हाँ घर पे, हाँ जी. तो पहली बात, 25 मार्च से पहले का डिफॉल्ट है. ठीक है, तो उसकी एप्लीकेशन तो कभी भी फाइल हो सकती है. दूसरा, डिफॉल्ट हुआ आपका ऑन और आफ्टर 25 मार्च, मतलब डिफॉल्ट की डेट या तो 25 मार्च है या उससे आगे है, 1 साल तक. ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट, और एज में भी नोटिफाइड भी लिखा है. ठीक है,
लिखा ना, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 7, 9 and 10, नो एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ CIRP ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर शैल बी फाइल्ड. सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इज डेट ऑफ फाइलिंग, राइट? वी नो दैट इज द इनिशिएशन डेट. सो यहां कमेंसमेंट डेट की बात नहीं कर रहा, शैल बी फाइल्ड फॉर एनी डिफॉल्ट अराइजिंग ऑन और आफ्टर 25th March फॉर ए पीरियड ऑफ 6 months. ठीक है? और such further period not exceeding 1 year from such date as may be notified in this behalf. ठीक? Provided that no application shall ever be filed for initiation of corporate insolvency resolution for the said default occurring during the said period. अच्छा, दूसरा क्या हुआ? दूसरी डेट कौन सी? 25th March से लेकर के और आपका 25th March ही ले लो, 21 तक. ठीक है? एक साल हो गया. अब ये जो एक साल का पीरियड है, यहां तो एप्लीकेशन फाइल हो ही नहीं सकती. लेकिन मान लीजिए ये पीरियड ओवर हो गया, 25th March 21 भी ओवर हो गया, उसके बाद में फिर अगर डिफॉल्ट है तो फिर एप्लीकेशन फाइल हो सकती. अब ये जो वर्ड लिखा है एज में बी नोटिफाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन आपका कब आया? वो कोविड पीरियड चल रहा था, आपको मालूम ही है. तो वहां क्या था, वहां कई प्रॉब्लम चल रही थी. तो इन्होंने क्या किया, ये मैं आपको एक केस दिखाता हूं इसको. ये था रमेश कीमल वाला केस था इसमें. ये रमेश कीमल वाला केस क्या कहता था? ये इसी के ऊपर केस है. क्योंकि इसमें हुआ क्या, इन्होंने कहा देखो भाई, ये लिखा, आपने लिखा एज में बी नोटिफाइड, तो नोटिफिकेशन तो आपका आया है 5 जून को. अब 25th March और 5 जून के बीच में अगर कोई हो गया, उसका क्या होगा? ये भी है ना. ये देखिए, ये केस है आपका, ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है. एक मिनट, ये जो है, ये रमेश कीमल, ये मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नहीं? नहीं सर। अच्छा, एक मिनट. ये ये है, ये रमेश कीमल. ठीक है? इसमें क्या था केस बेसिकली, ये एप्लीकेशन फाइल हुई थी 11 मई को. ठीक है? और नोटिफिकेशन आया था आपका 5 जून को, विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था. जो भी नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा जाता है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होता है नॉर्मली. ठीक है? अगर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से करना है तो वो लिख देते हैं उसमें, इसमें लिखा हुआ था. अब इसमें बात ये थी कि भैया डिफॉल्ट अगर 25 मार्च के बाद हुआ, ठीक है, लेकिन 5 जून से पहले हुआ, तो क्या होगा? इसमें एप्लीकेशन फाइल हो रही है 11 मई को, नोटिफिकेशन तब तक आया नहीं है. तो वो कह रहा है कि भाई इसका क्या मतलब है. तो इसने ये कहा इस केस में कि इनिशिएशन डेट जो है ना, ये कमेंसमेंट डेट से डिफरेंट है, क्योंकि फाइल्ड लिखा है. ठीक है? अब यहां जो डेट ऑफ डिफॉल्ट है 30th अप्रैल है इस पर्टिकुलर केस में. तो अगर 30th अप्रैल है तो 25th March के बाद हो गई ना ये. यस सर। तो 25th March के बाद होगी तो ये एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकती, है ना. तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था. तो ये हायर अथॉरिटी के पास गया कि भैया देखो, वहां पर तो लिखा है कि ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट पहले तो कैसे हो सकता है, और ये जो है 5 जून को आपका नोटिफिकेशन आ रहा है. तो उन्होंने कहा ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से है, और डेट ऑफ फाइलिंग इसके लिए इंपॉर्टेंट है ना. तो डेट ऑफ फाइलिंग आपकी क्या है? डेट ऑफ फाइलिंग है 11 मई. तो 11 मई 25th March के बाद है, तो नेचुरली ये फिर आपका केस एडमिट नहीं हो सकता. और ये जो रिजेक्ट किया है इन्होंने, ये सही रिजेक्ट किया है. ठीक है? ये NCLAT की जजमेंट है. सर एक चीज, एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ यहाँ हाँ. पे यहाँ पे जो डिफॉल्ट हम लोगों का वो वन पीरियड 25 मार्च 2020 से 25 मार्च 2021 तक ऑकर्ड हुआ है, उसके केस में हम इंसॉल्वेंसी की केस नहीं फाइल कर सकते हैं, हाँ राइट? ठीक है, ठीक है. यही बोल। और जो ये केस था, ये केस डिफॉल्ट मतलब कि उस टाइम तक नोटिफिकेशन नहीं आया था, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका 5 जून को आया था। हाँ हाँ डिफॉल्ट ऑकर्ड होता है उसका 30
30 अप्रैल को, 30 हाँ अप्रैल को। 30 अप्रैल को, और वो 11 मई को फाइल कर देता है हाँ एप्लीकेशन। हाँ हाँ, 11 मई को नोटिफिकेशन नहीं है। हाँ नोटिफिकेशन नहीं आया, तो सर उस ग्राउंड पे ये जो रिजेक्शन हुई है, वो रिजेक्ट एजुकेटिंग अथॉरिटी को कैसे पता था कि नोटिफिकेशन आने वाला है या कुछ, तो ये नहीं ग्राउंड। नहीं 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 नहीं, अगर आप एनसीएलटी का भी डिसीजन दोगे ना, देखो एप्लीकेशन ही 11 मई को फाइल हुई है, तो जब तक हाँ डिसीजन आया तब तो नोटिफिकेशन आ चुका है ना, ओके ओके अंडरस्टूड। तब तक ठीक है तो आ सर। चुका है ना। हाँ, ठीक है सर। कोई 11 मई को थोड़ी डिसीजन हो गया। समझ गए सर। चलिए, ठीक है जी। तो रमेश कीमल वर्सेस सीमेंस गेम्स रिन्यूएबल एनर्जी पावर लिमिटेड। तो सेक्शन 10 है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। नो सर। नाउ सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या बोलता है? सेक्शन 11 बोलता है पर्सन्स नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन। ठीक। अब इसको समझने के लिए बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे ये है कि मैं इसको एग्जांपल देता हूं आईसीयू से। ठीक है, एक आदमी अगर आईसीयू में है, तो आप उसको नॉर्मली क्या होता है, डिस्टर्ब नहीं करते, है ना। वो दूसरों को डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है। और दूसरी चीज जो इसके अंदर समझनी है, वो हमें प्री पैक प्रोसेस समझना है। प्री पैक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। प्री पैक की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है? कि वो सिर्फ एमएसएमई ही उसमें जा सकते हैं, और कॉर्पोरेट डेटर ही जा सकता है। उसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। ठीक है। मैंने 4 बेसिक प्रोसेसेस आपको बताए थे: सीआईआरपी, फास्ट ट्रैक, प्री पैक और लिक्विडेशन, है ना। ये 4 प्रोसेसेस हमने पहले दिन डिस्कस किए थे। तो प्री पैक की खासियत क्या है? प्री पैक की खासियत ये है कि कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, एमएसएमई होना चाहिए उसके लिए, और सबसे बड़ी बात क्या है, कंट्रोल उसके पास रहता है, तो प्रेफरेबल है। कंट्रोल क्यों रखता है? वो गवर्नमेंट भी समझती है भाई एमएसएमई ऐसा है, एमएसएमई को थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहिए, और मैनी पीपल मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर सच कंपनीज, है ना। तो इसके लिए उसी को अलाउ कर देते हैं भाई, आप ही अपने आप ही एक रेजोल्यूशन प्लान ले आओ, और वो वन टाइम सेटलमेंट जैसा प्रोसेस है। अब आप डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें सेक्शन 11 को पढ़ना है। तो नेचुरली, अगर कोई भी कॉर्पोरेट डेटर जिसकी पहले से ही इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस हो रही है या प्रीपैक हो रही है, तो वो एप्लीकेशन फाइल नहीं कर पाएगा, है ना। भाई ऑपरेशन टेबल पे ले गए उसको, आईसीयू में पड़ा हुआ है, तो दूसरा ऑपरेशन थोड़ी कर देंगे उसका, है ना। और नॉर्मली क्या होगा कि पहले ऑपरेशन के बाद भी आप क्या करोगे? पहला पहला ऑपरेशन आज कंप्लीट हो गया, तो अगले दिन तो दूसरा ऑपरेशन नहीं करोगे ना, तो कुछ उसको कूलिंग पीरियड भी दोगे। वो कूलिंग पीरियड यहाँ क्या है? 1 ईयर है। हम्म ठीक है। ये हमें बेसिक बेसिक बातें समझ लेनी चाहिए अगर हमें सेक्शन 11 को समझना है। तो पहला बोल रहा है कि पहला तो ये है कि बंदा ऑपरेशन थिएटर में ही है पड़ा हुआ। ठीक है। तो आप उसका दूसरा ऑपरेशन नहीं कर सकते, आप सीआईआरपी की एप्लीकेशन इनिशिएट नहीं कर सकते अगर पहले से ही सीआईआरपी या पीपीआईआरपी चल रही है। दूसरा, किसी की पीपीआईआरपी चल रही है। अब पीपीआईआरपी में कौन एप्लीकेशन लगाता है? कॉर्पोरेट डेटर। तो अगर कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन लगाई है, तो फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन नहीं लगा सकता सीआईआरपी की। क्यों? देखो, सेक्शन 11 और 11A दो ऐसे सेक्शन है जिसमें पीपीआईआरपी की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। पीपीआईआरपी क्या है? पीपीआईआरपी ये कहती है कि कॉर्पोरेट डेटर एप्लीकेशन लगाएगा। अब पीपीआईआरपी स्टार्ट हो गई। अब पीपीआईआरपी में मिनिमम लिमिट कितनी है डिफॉल्ट की? 10 लाख। ठीक है। नॉर्मल सीआईआरपी में 1 करोड़ है, फास्ट ट्रैक में 1 करोड़ है, और वॉलेंटरी लिक्विडेशन में तो अगर कोई डिफॉल्ट नहीं है तो ही आप जा सकते हो वॉलेंटरी लिक्विडेशन में, है ना। इतना तो हमने समझ ही लिया है पहले सेक्शन में, पहले लेक्चर में। तो अब ऐसा हो सकता है ना कि मान लीजिए किसी का 10 करोड़ का डिफॉल्ट है, तो 10 करोड़ के डिफॉल्ट में तो वो दोनों चीजों में जा सकता है, वो नॉर्मल सीआईआरपी में भी जा सकता है और पीपीआईआरपी में भी जा सकता है। ठीक है। तो अगर 10 करोड़ का डिफॉल्ट है और वो एमएसएमई यूनिट है, उसने क्या किया? उसने अपनी एप्लीकेशन लगा दी पीपीआईआरपी। अब क्योंकि 10 करोड़ का डिफॉल्ट है, तो सीआईआरपी में भी जा सकते हैं। तो क्वेश्चन यहां पर ये है कि क्या सेक्शन 7 या सेक्शन 9 की एप्लीकेशन लग सकती है? ध्यान से समझो। ठीक है। क्लियर है बात? हाँ जी।
यस सर। तीसरा बोलता है कॉर्पोरेट डेटर हैविंग कंप्लीटेड सीआईआरपी 12 मंथ्स। जैसे मैंने बताया कूलिंग पीरियड होगा ना कुछ, तो 12 महीने अभी हुए हैं उसको, तो आप एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। मतलब थोड़ा तो उसको स्टेबलाइजेशन के लिए टाइम दोगे ना, है ना। अगला है ए कॉर्पोरेट डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ होम ए रेजोल्यूशन प्लान हैज बीन अप्रूव्ड 12 मंथ्स प्रीसीडिंग। एक का रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है 12 महीने, तो रेजोल्यूशन प्लान के बाद भी इंप्लीमेंटेशन पीरियड भी होता है ना। तो 12 महीने तक तो आपको वेट करनी है ना, इतनी हड़बड़ी क्या है। उसके बाद corporate debtor or a financial creditor who has violated any of the terms of the resolution plan which was approved 12 months before the date of making of an application। ठीक है, so a resolution plan has been approved and corporate debtor or financial creditor who has he has violated, so in that case also application cannot be made, or a corporate debtor in respect of whom a liquidation order has been passed। ठीक है, तो basic understanding is number one, some cooling period is required। If a person is already undergoing a process, then we are not allowed to make an application। Third is, even after the process is over, we have to wait for at least a period of 12 months to allow it to stabilize। So this is the basic understanding of section 11. Explanation 1. For the purpose of this section, a corporate debtor includes a corporate applicant in respect of such corporate debtor। And explanation 2. For the purpose of this section, अब मैंने क्या बताया था कि एक आदमी आईसीयू में है, वो खुद ड्रामे कर सकता है, वो दूसरे को डिस्टर्ब कर सकता है। इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट ए कॉर्पोरेट डेटा रेफर टू इन क्लॉजेस ए टू डी फ्रॉम इनिशिएटिंग सीआईआरपी अगेंस्ट अनदर कॉर्पोरेट डेटा। क्योंकि जो कंपनी सीआईआरपी में है, ऐसा भी हो सकता है ना उसने भी लोगों से पैसे लेने हो, है ना। ऐसा भी तो होगा ना, क्यों कंपनी चला रहा है तो उसने लेने भी होंगे, पैसे देने भी होंगे। अगर उसने किसी आदमी से पैसे लेने हैं तो क्वेश्चन ये है कि क्या वो उसकी सीआईआरपी स्टार्ट कर सकता है जो खुद सीआईआरपी में है। ये आंसर इज यस। ठीक है, तो सेक्शन 11 क्लियर है। Yes, sir. नाउ सेक्शन 11 है। सेक्शन 11 ए में भी क्या है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको पीपीआईआरपी की। इसीलिए मैंने पहले लेक्चर में पीपीआईआरपी थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दे दिया था, अदरवाइज ये सेक्शन समझ ही नहीं आते। ठीक है, तो सेक्शन 11 ए क्या बोलता है, अब आपको मालूम होना चाहिए, ये हमारा तो आ गया था दिसंबर 2016 में कोड। ठीक है, और पीपीआईआरपी प्रोसेस आपका आया था 9 अप्रैल 2021 को नोटिफिकेशन आया था इसका। ठीक, अब आप मार्केट में सूट लेने जाते हो, एक नया सूट आ गया, वो उससे बेटर लग रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको प्रेफर करोगे। पहले वो था ही नहीं मार्केट में, वो डिजाइन ही नहीं था। ठीक है, अब पीपीआईआरपी आपका कब आ गया, 9 अप्रैल 2021 को। अब जब 9 अप्रैल 2021 को आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ एप्लीकेशंस पहले से पेंडिंग हो जो सीआईआरपी में लगा रखी होंगी। अब वो कहते हैं भैया ये तो ज्यादा बढ़िया है, इसमें तो मैनेजमेंट भी हमारे पास रहेगा, तो व्हाई नॉट टू गो इन फॉर दिस। सो दिस इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस सेक्शन 11A एंड हाउ टू प्रोसेस दोज एप्लीकेशंस। इसमें क्या है बेसिकली, तीन चीजें हैं, और लास्ट वाला सेक्शन हमें पहले पढ़ लेना। 11A4, 11A4 क्या बोलता है, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 और 9 और 10 इज फाइल्ड एंड पेंडिंग एज ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये क्या मतलब, ये जब पीपीआईआरपी आया उसकी बात कर। तो जब पीपीआईआरपी आया, पहले से ही कोई एप्लीकेशन फाइल्ड है और वो पेंडिंग है, तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें तीन प्रोसेस दे रखे हैं हमारे को सेक्शन 11A के। ठीक है, पहला क्या कहता है, पहला कहता है कि 54C की एप्लीकेशन पेंडिंग। 54C क्या, प्रीपैक। ठीक, अब हमें ये समझना है इस सेक्शन को समझने से पहले कि ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि वो दोनों केसेस में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ठीक है, एक तो है डिफॉल्ट, पीपीआईआरपी में कितना डिफॉल्ट है, मिनिमम 10 लाख, और नॉर्मल सीआईआरपी में 1 करोड़। तो अगर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का डिफॉल्ट है तो वो दोनों सेक्शन में जा सकता है, पीपीआईआरपी में भी जा सकता है और सीआईआरपी में भी जा सकता है। सीआईआर पीपीआईआरपी वो प्रेफर करेगा, क्यों, क्योंकि कंट्रोल उसके पास रहेगा।
अब पहला केस ये कि प्री पैक की एप्लीकेशन आपने फाइल कर दी, अभी एडमिट नहीं हुई है, ठीक है, और उसके बीच में क्या हुआ, सेक्शन 7 या 9 या 10 की एप्लीकेशन भी फाइल कर दी, ठीक है। एक आदमी का डिफॉल्ट है 2 करोड़ रुपए का। अब पीपीआईआरपी सेक्शन आया, उसने क्या किया, उसने एप्लीकेशन लगा दी पीपीआईआरपी में। फाइनेंशियल क्रेडिटर ने भी एप्लीकेशन लगा दी सेक्शन 7 में, हो सकता है ना, क्योंकि एडमिट तो हुई नहीं अभी। एडमिट होने से पहले तो लगी सकती है ना एप्लीकेशन। तो अब ये कहता है कि अगर 54C की एप्लीकेशन लगा चुके, मतलब प्री पैक, 54C मतलब प्री पैक, इतना समझ लेना हमारे। तो अगर प्री पैक की एप्लीकेशन पेंडिंग है तो क्या होगा, पहले इसको एडमिट या रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, बिफोर कंसिडरिंग एप्लीकेशन फाइल्ड अंडर सेक्शन 7, 9 और 10। क्लियर है। दूसरा, आपको मालूम है 14 डेज का पीरियड है फॉर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। Yes. तो 54C की एप्लीकेशन पहले फाइल हो गई और 7, 9 और 10 की एप्लीकेशन फाइल हो गई विद इन 14 डेज ऑफ फाइलिंग, ठीक है। तो क्या कहता है, तो भी कहता है कि 54C को पहले हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। क्यों? बेसिक आइडिया ये है कि गवर्नमेंट एमएसएमई सेक्टर को एनकरेज करना चाहती है, तो प्री पैक की एप्लीकेशन को प्रेफरेंस देंगे। तीसरी सिचुएशन, 54C पहले फाइल कर दी, 50 पहले सेक्शन 7, 9 या 10 की एप्लीकेशन फाइल्ड है और उसके 14 दिन के बाद फाइल की प्री पैक वाली, तो उस केस में क्या होगा, फिर सेक्शन 7, 9 और 10 की एप्लीकेशन को प्रेफरेंस, ठीक है। तो 3 सिचुएशंस। पहली सिचुएशन, प्री पैक पहले फाइल्ड है, 7, 9 वाली बाद में फाइल हुई है। दूसरा, 7, 9, 10 पहले फाइल्ड है, 54C 14 दिन के अंदर फाइल हुई है। दोनों केसेस में प्री पैक को प्रेफरेंस देंगे 54C वाली। और तीसरी, प्री पैक वाली एप्लीकेशन 7, 9 या 10 के 14 डेज के बाद फाइल हुई, ठीक है, तो उस केस में पहले 7, 9 या 10 को डिस्पोज ऑफ करेंगे। क्लियर है ये बात? ये 3 चीजें क्या ध्यान में रखना है? ध्यान में ये रखना है कि पहली बात कि गवर्नमेंट पीपीआईआरपी को प्रेफरेंस देना चाहती है, ठीक है। तो अगर वो पहले ही फाइल होगी तो नेचुरली पहले ही प्रेफरेंस मिलेगा। अगर 14 डेज में ही फाइल होगी तो भी प्रेफरेंस मिलेगा। अगर 14 डेज के बाद फाइल हुई तो 7, 9 या 10 को। अब आप कहते हो जी हमें तो ये ना ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, है ना, तो आप तो जी हमारे को एक चार्ट से समझा दो, तो मैं आपको एक चार्ट भी दे देता हूं उसके लिए। ये सेक्शन 11 है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये सेक्शन 11 है, ठीक है जी, ये नजर आ रहा है। तो मैंने क्या किया, यहाँ एक चार्ट बना दिया। वैसे तो सिंपल ही है, कोई खास बात नहीं है, ये चार्ट बना दिया, ठीक है। तो सिचुएशन मैंने बता दी, तीनों सिचुएशन। अगर पेंडिंग है तो क्या होगा, पहले उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। 14 डेज में फाइल हुई तो भी 54 से पहले डिस्पोज ऑफ करेंगे। अगर 14 डेज के बाद फाइल हुई तो पहले सेक्शन 7, 9 या 10, ठीक है। तो ये इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। ये चार्ट में आपको शेयर कर दूं। तो 11 पे कोई डाउट? नो सर। अब हम चलते हैं सेक्शन 12 पर। सेक्शन 12 क्या बोलता है? टाइम लिमिट, ठीक है, टाइम लिमिट। ये टाइम बाउंड प्रोसेस है, सबको मालूम है, आईबीसी इज अ टाइम बाउंड प्रोसेस। इवन जो हमारी बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी रिपोर्ट आई थी, बीएलआरसी रिपोर्ट, जिसके चेयरमैन टीके विश्वनाथन जी थे, तब से ये चीज है कि भाई टाइम बाउंड प्रोसेस होना चाहिए। क्योंकि पहले जो लॉज थे उनमें क्या था, टाइम बाउंड था ही नहीं, 20-20 साल केस चलते रहते थे, है ना। तो उन्होंने कहा भाई इसको हम टाइम बाउंड प्रोसेस बनाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या कहता है कि आपको कंप्लीट करना है कितने दिन में, 180 डेज। 180 डेज कहां से काउंट करने हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, ठीक है। दूसरा,
दूसरा कहता है द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल shall file an application to the adjudicating authority to extend the period of the CIRP beyond 180 days if instructed to do so by a resolution passed at a meeting of the committee of creditors by a vote of 66% of the voting shares. इसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है? सबसे पहली बात, एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा एक्सटेंशन के लिए? आरपी। ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शन कौन देगा एप्लीकेशन फाइल करने के लिए? सीओसी। और सीओसी भी कहां पर? मीटिंग होगी उसके लिए, मीटिंग में होगा ये। ठीक है, और कितनी परसेंटेज है? 66% ऑफ द वोटिंग शेयर। अच्छा, वोटिंग शेयर का क्या मतलब है? मान लीजिए सीओसी में 10 मेंबर है, ठीक है, अब 10 मेंबर है, सबका शेयर इक्वल है, तो कितने मेंबर फेवर में होने चाहिए रेजोल्यूशन के? 66। हाँ जी, 10 मेंबर है, 10 मेंबर में सबका शेयर इक्वल है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कितने मेंबर होने चाहिए फेवर में कि ये एप्लीकेशन फाइल कर सके? On the basis of claim admitted. नहीं, अरे भाई बता दिया सबका क्लेम बराबर है। तो 7 जन, 7 हो गए सर। 6.6, 7 होने चाहिए, हाँ बिल्कुल। 6.6 हो नहीं सकता, 7। हाँ, अच्छा मान लीजिए एक आदमी का ही वोट शेयर 85% है, ऐसा भी हो सकता है ना, एक आदमी का वोट शेयर 85% है और बाकियों का 15% में बाकी सारे हैं, तो उस केस में कितने मिनिमम होने चाहिए? तो उस केस में जिसका 85 है सर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको वोट शेयर के हिसाब से देखना है। वो एक अलग बात है कि आपको मीटिंग में होना है, तो मीटिंग में कोरम भी होना चाहिए, कोरम की भी अपनी रिक्वायरमेंट है ना, 33% है जैसे, तो वो कोरम भी होना चाहिए। रिक्वायरमेंट है या ठीक, अब बात रह गई वोटिंग शेयर। वोटिंग शेयर कहीं डिफाइंड है क्या? ये वोटिंग शेयर क्या है? वोटिंग शेयर कहीं डिफाइंड है क्या? ये वोटिंग शेयर हमारा डिफाइंड है सेक्शन 5 के अंदर, ये नजर आ रहा होगा यहाँ आपको। वोटिंग शेयर मींस द शेयर ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ ए सिंगल फाइनेंशियल क्रेडिटर in the committee of creditors which is based on the proportion of the financial debt owed to such financial creditor in relation to the financial debt owed by the corporate debtor। मतलब वोटिंग शेयर आपका किस बेसिस पे डिसाइड होगा? ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल डेट, तो जितना डेट है उसके हिसाब से आपका वोट शेयर डिसाइड होगा। और ये वोट शेयर कब होता है? वोट शेयर होगा कब? वो भी ये है कि भाई क्लेम्स के बेसिस पे होगा। ये नहीं कि मान लीजिए एक आदमी ने 100 करोड़ रुपए लेना, उसने 100 करोड़ का क्लेम फाइल कर दिया बट वो डॉक्यूमेंट ही नहीं दे पाया, तो जब तक वो डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया उसका क्लेम एडमिट नहीं होगा, तो वोट शेयर नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, वो सब बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, ऑन रिसीट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2, on receipt of an application under subsection 2 if the adjudicating authority is satisfied, ये भी इंपॉर्टेंट है, adjudicating satisfaction of the adjudicating authority is important, that the subject matter of the case is such that corporate insolvency resolution process cannot be completed within 180 days. It may by order extend the duration of such process beyond 180 days by such further period as it thinks fit। ये भी इंपॉर्टेंट है, as it thinks fit। ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने कहा कि भैया एक्सटेंड कर दो तो वो जरूर एक्सटेंड कर देगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जितना उसको लगेगा। ठीक है, एज इट थिंक्स फिट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा भी हो सकता है कि सीओसी बोले भाई 90 डेज एक्सटेंड करो, ये बोले नहीं 90 डेज नहीं, हम तो 50 डेज एक्सटेंड करेंगे, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो एज इट थिंक्स फिट भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अच्छा, provided that any extension of the period of CIRP under this section shall not be granted more than once, और एक बार से ज्यादा ये एक्सटेंशन ग्रांट नहीं होगी। तो क्या लिखा? पहला लिखा 180 डेज, उसके बाद लिखा वन टाइम एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज मैक्सिमम। अब होता क्या था भाई, लॉ में बात लिख दी
अब CIRP कंप्लीट होती नहीं, 180 में भी कंप्लीट नहीं हुई, 90 डेज में भी नहीं कंप्लीट हुई। तो क्या होगा उस सिचुएशन में, क्या होगा उस सिचुएशन में? फिर एक उन्होंने रूट निकाला था। वो क्या कहते थे कि देखो जी, हमारा इतना पीरियड इसमें वेस्ट हो गया, इतना टाइम वेस्ट हो गया, तो फिर एक्सक्लूजन की एप्लीकेशन लगती है, एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड, ताकि उसको उस पीरियड के अंदर ले आओ। ठीक है, जैसे 270 डेज क्या है और आपका 570 डेज में कंप्लीट हुई, तो आप क्या कहोगे? पहले जो प्रोसीजर था, उन्होंने कहा कि भैया हमारा तो 300 डेज वेस्ट हो गया, तो 300 डेज को एक्सक्लूड कर दो, तो वो आपको वो 270 में ले आते थे। अब हर केस में ऐसा होना शुरू हो गया, तो उन्होंने एक और अमेंडमेंट ले आया इसमें। उसमें कह दिया भाई देखो ऐसा है, आप बार बार ये ले आते हो कि जी लिटिगेशन है, लिटिगेशन है, तो हम क्या करते हैं, इसको और बढ़ा देते हैं 270 से। हमने क्या कर देते हैं, इसको 330 डेज कर देते हैं, पर 330 में कंप्लीट कर लेना आप मैंडेटरीली, provided further that the corporate insolvency resolution process shall mandatorily be completed within a period of 330 days from the insolvency commencement date, including any extension of the period of CIRP granted under this section and the time taken in, देखो दोनों बातें लिखी क्या, एक्सटेंशन ग्रांटेड एंड द टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग। जो मैं कह रहा था कि पहले क्या करते थे, एक्सक्लूजन के लिए अप्लाई करते, अब कम से कम 330 तक तो एक्सक्लूजन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं। एंड द टाइम टेकन इन लीगल प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू सच रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा प्रोवाइडेड। अच्छा, एक और बात, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट कि अगर मान लीजिए कोई पेंडिंग है, जब ये अमेंडमेंट तो बाद में आया 330 डेज वाला, तो जो पेंडिंग है उसका क्या होगा? उन्होंने कह दिया भाई इसको 90 डेज के अंदर आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बातें और समझने वाली है। क्या? पहले तो ये जो वर्ड मैंडेटरी लिखा, मान लो 330 में कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा, हो सकता है ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस मैंडेटरीली को भी आपको ऑर्डिनरीली पढ़ना है। ऐसा भी हो सकता है ना कि 330 डेज में भी कंप्लीट ना हो। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर कोई पेंडिंग है तो वो फिर आपको 90 डेज में कंप्लीट करनी है। अब नरेंद्र जी बताएंगे, नरेंद्र जी आप बता सकते हो कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में कहा कि मैंडेटरीली को आप ऑर्डिनरीली पढ़ो? काजल किरण जी, यस सर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना एक केस में कि भाई मैंडेटरीली को भी आप ऑर्डिनरीली पढ़ो, तो कौन से केस में ये कहा, ये क्वेश्चन। हाँ जी, MVS कुमार जी, एनी आइडिया? चलो कोई बात नहीं, चैट जीपीटी आपके पास है, देख लेना। ठीक है, चलिए ग्रुप में लिख देना। सेक्शन 12 हो गया कंप्लीट। 12 ए, 12 ए आ गया आपका विड्रॉल। नंदन जी आप तो चैट जीपीटी यूज करते हो, देखो सर्च करो कौन सा केस लॉ है कि जिसमें मैंडेटरी को कहा कि आप ऑर्डिनरीली पढ़ो। सेक्शन 12 सर विदर्भ केस नंबर 22 सर। है, केस नंबर 22 विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर। विदर्भा में बोला। हाँ सर। डिस्क्रिपेंसीज पावर ऑफ डबल ए अंडर सेक्शन 75A यूज ऑफ वर्ड में हैज अगेंस्ट सेल इन अरे वो सिलेक्शन। अलग चीज है यार, वो अलग चीज है, वो सेक्शन 5 में अलग चीज है। हम तो सेक्शन 12 की बात कर रहे हैं, चलो छोड़ो, बाद में देख लेंगे, ग्रुप में डाल। ओके सर, 12 ओके में, ठीक है सर। हाँ सर। 12 में बोलता है विड्रॉल। अच्छा, ये विड्रॉल से पहले हमारे को एक बात और समझनी है। क्या? आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, ठीक है, अभी एडमिट नहीं हुई, तो क्या विड्रॉ हो सकती है? एप्लीकेशन फाइल हो गई, एडमिट नहीं हुई, तो क्या बिफोर विड्रॉ हो सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ यस, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी इट कैन बी विड्रॉल। नहीं 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 नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। सीओसी तो तब फॉर्म होगी ना जब, हाँ मैं हाँ, इसकी बात ही नहीं कर एडमिट रहा, हो मैं गए। कह रहा हूं
आपने एप्लीकेशन फाइल की है, अभी एडमिट नहीं हुई है। यस सर, विड्रॉ कर सकते हैं अगर हमारा डिफॉल्ट रिकवर हो जाता है। हाँ, नहीं उसके लिए कोई रूल बताओगे ना आप। रूल? अच्छा सर, रूल, अच्छा रूल नंबर 11 देख सकते हो आप। रूल नंबर 11। रूल नंबर 8 देखिए, सॉरी, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 देखिए, कहां देखोगे आप, एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रूल्स में। The adjudicating authority may permit withdrawal of the application made under Rule 4, 6, or 7, as the case may be, on a request made by the applicant before its admission. ठीक है। तो मेरा पर्पज ये था कि पहली सिचुएशन, जब एप्लीकेशन एडमिट नहीं हुई है, तो क्या है, आपको रूल 8 देखना है। ये वाला केस कौन सा है, ये डिफरेंट है। ये बात कर रहा है एप्लीकेशन आपकी एडमिट हो गई, उसके बाद में विड्रॉ। ठीक है। और क्या लिखा, 12A। जहां पर भी आपको ए नजर आएगा ना, ए का मतलब ABCD जो भी है, इसका अमेंडमेंट है। मतलब ओरिजिनल में नहीं था, ओरिजिनल के बाद आया है ये चीज। हाँ जी। ठीक है। तो 12 में बोला विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन एडमिटेड अंडर सेक्शन 7, 9 और 10, और इसको हमें पढ़ना है रेगुलेशन 30A के साथ में। The adjudicating authority may allow the withdrawal of application admitted under section 7 or 9 or 10, or an application made by the applicant with the approval of 90% voting share of the committee of creditors in such manner as may be। मतलब ये कि 90% होना चाहिए अप्रूवल किसका, COC। अब इसी के ऊपर एक केस आ गया, अभिषेक सिंह वर्सेस हुतामा की। इसमें क्या कहा, इसमें ये कहा भाई देखो ऐसा है कि ये तो बात कर रहा है 90% की। इसका मतलब अगर COC फॉर्म नहीं हुई तो क्या विड्रॉ हो सकता है। तो उसने कहा भाई सेक्शन में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है ना। तो इसी के ऊपर ये जजमेंट है, अभिषेक सिंह वर्सेस मुताबा की। लेकिन उससे पहले हम रेगुलेशन 30A पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब रेगुलेशन 30A तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। 30A। हम्म। ठीक है जी। ये ये चार्ट, एक मिनट। ये है आपका सेक्शन 12 है। ठीक है जी, नजर आ रहा होगा आपको, नजर आ रहा है। यस सर। हाँ, ये क्या कहता है, ये कहता है एप्लीकेबिलिटी क्या है। ये चार्ट उससे बनाया गया, जेमिनाई से, AI से। एप्लीकेबिलिटी क्या है, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशंस एडमिटेड अंडर सेक्शन 7, 9 और 10। अप्रूवल रिक्वायरमेंट कितनी है, अप्रूवल ऑफ 90% वोटिंग शेयर ऑफ COC। कौन एप्लीकेशन सबमिट करेगा, IRP और RP ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट। सबमिशन टाइम क्या है, IRP मस्ट सबमिट द एप्लीकेशन टू द AA विद इन 3 days ऑफ रिसीट। मतलब अब इसमें दो सिचुएशन हो गई। पहली सिचुएशन ये कि COC फॉर्म नहीं हुई, तो COC फॉर्म नहीं हुई तो एप्लीकेंट किसको बोलेगा, IRP या RP को, और वो विद इन 3 days ऑफ इट्स रिसीट सबमिट कर देंगे। लेकिन अगर COC फॉर्म हो गई तो COC क्या करेगी, COC को एप्लीकेशन देगा कौन, एप्लीकेंट, और COC उसको कंसिडर करेगी विद इन 7 days। और अगर अप्रूव हो गई तो RP सबमिट कर देगा AA को विद इन 3 days ऑफ अप्रूवल। ठीक है। अब अगर COC ने अप्रूव ही नहीं किया तो फिर तो जाएगी नहीं एप्लीकेशन, सीधी बात है। और फॉर्म कौन सा है इसके लिए, फॉर्म FA ऑफ शेड्यूल। अब बात यह है कि आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी एडमिट हो चुकी, अब आप चाह रहे हो विड्रॉल कर लो। अब इसका मतलब प्रोसेस तो ऑलरेडी चल चुका ना, और आप यहां बात करते हो COC भी फॉर्म हो चुकी, पब्लिक अनाउंसमेंट भी हो चुकी होगी, काफी खर्चा भी हो गया होगा, तो वो कौन बियर करेगा। वो ही कहता है कि भैया एप्लीकेंट बियर करेगा।
तो इट मस्ट बी ए कॉम्पोनेंट बाई बैंक गारंटी। इसके साथ आपको बैंक गारंटी भी लगानी है, कवरिंग द एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द आईआरपी और आरपी अप टू द फाइलिंग। ठीक है। अब इसमें हो सकता है कि एडवांस्ड स्टेज पर पहुंच गया हो, आपने टेंडरिंग कर दी हो, भाई ठीक है हमारी कंपनी सीआईआरपी में है तो हमारे को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वी इनवाइट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो फिर आपको रीजंस देने पड़ेंगे जस्टिफाइंग द लेट पेमेंट। ठीक है। और फाइनल सेटलमेंट क्या है, आपने बैंक गारंटी पहले ही दे रखी है एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस की, और अगर ये इसको अप्रूव कर लेती है तो विद इन 3 days एप्लीकेंट मस्ट डिपॉजिट एक्चुअल एक्सपेंसेस इनटू द कॉर्पोरेट डेटर्स बैंक अकाउंट। ठीक है। और अगर वो नहीं जमा कराता तो क्या होगा, बैंक गारंटी इन्वोक हो जाएगी। ठीक है। तो ये भी मैं आपके साथ सेक्शन 12 वाला भी चार्ट शेयर कर दूंगा। ठीक है। तो आपने मोटा मोटा रेगुलेशन 30A भी पढ़ लिया। इसके साथ रेगुलेशन 30A आप खुद पढ़ना है आपको, मैं आपको ये चार्ट शेयर कर दूंगा, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो भी आप अपने नोट्स बनाओगे या कुछ करोगे, है ना। तो ये ऑलरेडी एआई जनरेटेड है, ये मैं आपको दे दूंगा, आप उसमें अपने हिसाब से अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम देख लेते हैं अभिषेक सिंह वर्सेस हुतामा की पीपीएल लिमिटेड। ये कौन सा केस है, सेक्शन 12A पर। तो एक बार ये वाला केस भी देख लेते हैं। 30 का है सर, केस हम्म। नंबर 30 सर। अच्छा एक मिनट, मैं जरा वो निकाल दूं ना, वो कई बार ना फाइल बड़ी है ना तो एक आध मिनट लगता है। हम्म, हम्म। ये केस है जी आपका। अब इस ये इंडेक्स दिया हुआ है, इंडेक्स आपको नजर आ रहा होगा, है ना, आ रहा नजर। यस सर, आ रहा है। हाँ। तो कंट्रोल प्लस क्लिक करोगे तो आपको आ जाएगा ये सेक्शन। या है ना, अभिषेक सिंह वर्सेस हुतामा की पीपीएल लिमिटेड। इसमें क्या केस था कि सेक्शन 12A स्पेसिफिकली तो मेंशन नहीं किया विड्रॉल ऑफ सीआईआरपी वेयर सीओसी हैज नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, रेगुलेशन में है लेकिन सेक्शन में नहीं है ना। But at the same time, it does not debar entertaining applications for withdrawal even before constitution of COC. And therefore, applications filed under Section 12A for withdrawal cannot be said to be kept pending for constitution of COC, even where such application was filed before constitution of COC. तो ये नहीं हो सकता कि भाई आप कहो कि एप्लीकेशन तो फाइल हो गई लेकिन सीओसी कॉन्स्टिट्यूट होने दो, तब तक वेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है ना। तो जब एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दी तो 3 दिन के अंदर आईआरपी आरपी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देगा और उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको एडमिट करेगी। ठीक है। तो ये केस, तो इन दिस केस द एप्लीकेशन हैड बीन फाइल्ड प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सीओसी, और आपका सेटलमेंट हो गया दोनों पार्टी का विद इन 2 days ऑफ द एडमिशन ऑर्डर, पेमेंट हो गई विद इन नेक्स्ट 5 days, that is a week's time from the date of admission. Application was for withdrawal was filed on 10th day. NCLT ought to have immediately taken the decision on the application. Once the parties had settled the dispute, even before the COC had been constituted, the application ought to have been allowed then and there, rather than await the other creditors to jump into the fray and allow the IRP to proceed further. ठीक है। तो ये केस था। चलिए, उनका भी उसी टाइम अलाउ कर देना चाहिए था। सर वो सेल वाला केस नहीं मिला सर अभी भी। है सेल वाला सर, सेल और वो मैंडेटरी और कंपलसरी वाला केस, हाँ लिमिटेशन ऑफ सीआरपी वाला तो। आई गॉट इट, वो ईसर स्टील इंडिया लिमिटेड का वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता का केस है, राइट सर? मेरे को तो चैट जीपीटी ने बता दिया। ठीक है। ठीक है। सेक्शन 13 बोलता है, तो अब मैंने क्या किया हुआ, केस लॉज वाली भी पीडीपी आपसे शेयर की हुई है, उसमें इंडेक्स भी बना रखा है। जो जो भी सेक्शन आप पढ़ते हो ना, साथ साथ में ये भी देखते रहो। सेक्शन 13 डिक्लेरेशन ऑफ मॉरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट।
एक आदमी को आप ऑपरेशन में ले जाते हो तो क्या करते हो, वहां बोर्ड लगा होता है ना, कि भाई डो नॉट डिस्टर्ब। वो ही चीज है डिक्लेरेशन ऑफ मॉरिटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, जब ये एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी सेक्शन 7, 9 या 10 की, शैल बाय एन ऑर्डर डिक्लेयर ए मॉरिटोरियम। ठीक है, तो एक तो मॉरिटोरियम। अच्छा, क्या मॉरिटोरियम में ये जो कंपनी सीआईआरपी में गई, इसने कोई पैसा रिकवर करना है दूसरी पार्टी से, तो क्या उसके अगेंस्ट में कोर्ट केस फाइल कर सकती है? कंपनी खुद सीआईआरपी में है, इसने दूसरी कंपनी से पैसा लेना है, एप्लीकेशन एडमिट हो चुकी है, तो क्या ये दूसरी कंपनी के अगेंस्ट में सीआईआरपी की एप्लीकेशन फाइल कर सकती है जो खुद सीआईआरपी में? दिस इज द क्वेश्चन। Yes, sir. यस, है ना? यस इन यस क्योंकि सर, कर हमने सकती है। सेक्शन पैसे ले 11 में पढ़ सकते लिया ये हैं। बात। सेक्शन 11 में लास्ट में ये बात लिखी है, अभी अभी पढ़ी थी हमने, है सर। ना? तो डिक्लेयर ए मॉरिटोरियम फॉर द पर्पसेस रेफर्ड टू इन सेक्शन 14, कॉज ए पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द इनिशिएशन ऑफ सीआईआरपी एंड कॉल फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स। ठीक है, तो पब्लिक अनाउंसमेंट होगी और उसमें क्या होगा, क्लेम्स इनवाइट करेंगे। अच्छा, क्लेम्स क्यों इनवाइट करेंगे? बुक्स तो है ही ऑलरेडी, बुक्स के बेसिस पे नहीं शुरू कर सकते भाई, बुक्स तो है ही ना, तो क्लेम क्यों इनवाइट करने हैं? एनी रीजन? क्या रीजन हो सकता है? तो बुक्स में भी फिक्टिशियस फिक्टिशियस हाँ, बताती हैं। बिल्कुल, फिक्टिशियस भी हो सकती हैं। कई बार क्या हो सकता है, आपस में उन्होंने वैसे ही कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर दिए हों, तो अब आईआरपी या आरपी उनको इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करेगा कि भैया क्लेम कितना है, और उसके लिए वो प्रूफ देंगे। वो एक आदमी कहता है जी मैंने लोन दे रखा कंपनी को, वो कहेगा भाई देखो लोन एग्रीमेंट होगा आपके पास, है ना, आपने इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में रजिस्टर करा रखा है क्या, सरसई में रजिस्टर्ड है क्या, है ना, आपका टीडीएस भी कटता होगा, इंटरेस्ट भी होता होगा, आपने 10 साल से लोन दे रखा है, आपने कभी कंपनी को कहा ही नहीं, है ना, कि भाई मुझे इंटरेस्ट दे दो या वापस दे दो, अब आप अचानक से आ गए, ऐसा क्या कारण है ना, वो सब चीज। cause a public announcement of the initiation of CIRP and call for submission of claims। ठीक है, and appoint an insolvency resolution professional in the manner as laid down in section 16, and public announcement shall be made immediately after the appointment of the IRP। ठीक है, चलिए, ये हो गया सेक्शन 13। नाउ सेक्शन 14। सेक्शन 14 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये क्या कहता है, ये मॉरेटोरियम की बात करता है। अब आप कहोगे ये तो लंबा चौड़ा सेक्शन है, तो हमें सेक्शन 14 का भी कोई चार्ट वार्ट दे दो, तो फोर्ट चार्ट से समझ लेते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा, बाकी तो हम पढ़ ही लेंगे। तो एक बार मैं देख लेता हूं चार्ट सेक्शन 14 का। ये हमारा सेक्शन 14, ये मैं शेयर कर दूंगा आपसे। ठीक है जी, नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पर? यस सर। इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है टू प्रोहिबिट स्पेसिफिक एक्शंस अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटा, टू कीप इट एज ए गोइंग कंसर्न एंड प्रोटेक्ट असेट्स। भाई इस कंपनी को चलाना है ना। अब एक बंदा अस्पताल में पड़ा हुआ, उसे बार बार थोड़ी आप डिस्टर्ब करोगे, तो उसको कह दो कि भाई जब तक मॉरेटोरियम चल रहा है, पीरियड हमने पहले पढ़ ही लिया, 180 डेज, 90 डेज, 330 डेज, है ना, सेक्शन 12 में हमने पीरियड पढ़ लिया। तो मॉरेटोरियम पीरियड कब तक चलेगा? तब तक चलेगा, या उससे पहले अगर कोई सोल्यूशन हो गया तो पहले खत्म हो जाएगा, सीधी सी बात है ना। क्या क्या प्रोहिबिटेड है? पहला, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन और कंटिन्यूएशन में क्या फर्क है? इंस्टीट्यूशन मतलब नया नहीं फाइल कर सकते, कंटिन्यूएशन मतलब कंटिन्यू नहीं कर सकते, और सूट्स और प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटा। सूट भी बार्ड है और प्रोसीडिंग्स भी बार्ड है। दूसरा, ट्रांसफरिंग, एनकम्बरिंग, अलाइनेटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट्स। ठीक है, मतलब इसके ऊपर भी बार है। ये पहले वाला किसके लिए ऑपरेटिव पार्ट हो गया? पहले वाला हो गया आउटसाइडर्स के लिए, कि अब उसके अगेंस्ट में जो कॉर्पोरेट डेटा हेलो। सीआईआरपी में है, उसके अगेंस्ट में हम इंस्टीट्यूशन या कंटिन्यूएशन ऑफ सूट्स या प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। दूसरा क्या है?
ट्रांसफरिंग, एनकम्बरिंग, अलाइनेटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स। ये किसके लिए ऑपरेटिव पार्ट हो गया? ये हो गया सीडी के लिए। मतलब सीडी नहीं कर सकता ट्रांसफरिंग, encumbering, alienating or disposing of by the corporate debtor any of its assets or any legal right or beneficial interest in। मतलब कंपनी के पास जो भी चीज है वो उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता। इसको बाय सीडी कर दो, ठीक है, बाय द सीडी। ठीक है। तीसरा, एनी एक्शन टू फोरक्लोज, रिकवर और एनफोर्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट। अब आपने कोई लोन ले रखा है, क्या अगर होता है ना वो प्रीपेमेंट होती है, तो क्या आप प्रीपेमेंट कर सकते हो? आंसर इज नो। फोरक्लोज नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते और एनफोर्स नहीं कर सकते सिक्योरिटी इंटरेस्ट। सरफेसी में कोई एक्शन नहीं ले सकते इन केस ऑफ सिक्योर्ड लोन्स। चौथा, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय एन ओनर लेसर वेयर सच प्रॉपर्टी इज ऑक्युपाइड बाय और इन द पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। मतलब कि कोई प्रॉपर्टी ऑक्यूपेशन में है या पोजीशन में है सीडी के, तो उसकी रिकवरी नहीं कर सकता कौन? ओनर या लेसर। ठीक है, ये सारे एक्शंस प्रोहिबिटेड है। मतलब ये है कि कोई कंपनी अगर रेंटेड प्रेमिसेस से चल रही है तो उसका ओनर या लेसर ये नहीं कह सकता भाई हमारे प्रेमिसेस खाली कर दो। ठीक है, आप कहोगे यार ये तो बड़ा ड्रामाबाजी है, ये क्या बात हुई? पैसे भी नहीं दे रहे आप और कह रहे हो भाई हम खाली भी नहीं करेंगे। तो इसका रास्ता क्या है? जो फोर्थ पॉइंट है, इसका रास्ता ये है कि जब भी पेमेंट होगी सबसे पहले इन्हीं लोगों को पेमेंट होगी। वो कहां लिखा है? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट की डेफिनेशन में। ठीक है, तो अगर हम इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट की डेफिनेशन देखें तो वहां पर ये बात लिखी गई है। क्या लिखा गया? अगर आप इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट की डेफिनेशन देखें, 31 रेगुलेशन नंबर 31 क्या बोलता है? अमाउंट 31 का बी, amount due to a person whose rights are prejudicially affected on account of the moratorium imposed under section 14(1)(d। ठीक है, तो हमारे को इसको पढ़ना है साथ में, यहां लिख देते हैं हम, सी रेगुलेशन 31D 31B ऑफ CIRP रेगुलेशंस, इसके साथ में पढ़ना है। ठीक है, वो कहता है भाई ठीक है, अब ये बंदा प्रॉब्लम में है तो ठीक है तुम्हारे को मिल जाएगा, और सबसे पहले मिलेगा। किसी का लोन का भी पेमेंट नहीं होगा, उससे पहले आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद अगली बात आ गई कि कुछ सर्विसेज तो एसेंशियल है। मान लो बिजली है, पानी है, टेलीकम्युनिकेशन है ना, तो उनका क्या होगा? एक कंपनी CIRP में चली गई तो क्या उसकी बिजली काट सकते हो? क्या उसका पानी बंद कर सकते हो? द आंसर इज नो। ठीक है, तो इसमें तीन तरह की चीजें हैं। पहली बात, इसेंशियल सप्लाईज। और इसेंशियल सप्लाईज कहां डिफाइंड है हमारी? इसेंशियल सप्लाईज डिफाइंड है CIRP रेगुलेशंस में। तो CIRP रेगुलेशन कौन सा है? एसेंशियल 32 सप्लाईज है जी, सेक्शन 32 रेगुलेशन 32 में है। हाँ जी। है ना। हाँ, रेगुलेशन 32। तो हम इसके साथ में क्या लिख देंगे? रेगुलेशन 32, सी रेगुलेशन 32। तो 32 बोलता है इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। अच्छा, मान लीजिए किसी कंपनी का कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो क्या उस केस में वो जो वाटर सप्लाई है वो डिस्कनेक्ट हो सकती है? वो ये कहता है कि भाई डायरेक्ट इनपुट नहीं होना चाहिए आउटपुट प्रोड्यूस का, क्योंकि वहां पानी से बिजली आप बना रहे हो। मतलब एक एक तो पानी हो गया जो आपको ऑफिस में पीने के लिए चाहिए, वो तो इसेंशियल सर्विसेज में आएगा। लेकिन जो पानी आप बिजली बनाने के लिए यूज कर रहे हो वो इसेंशियल सप्लाईज में नहीं आ रहा। ठीक है, वो दूसरे कैटेगरी में आएगा, क्रिटिकल गुड सर्विसेज। ठीक है,
क्रिटिकल गुड सर्विसेज क्या कहता है, और इनको कौन आइडेंटिफाई करेगा? आईआरपी और आरपी। आईआरपी और आरपी में आइडेंटिफाई स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज क्रिटिकल टू द ऑपरेशन। कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? एक टरबाइन है तो कोल में भी एक क्रिटिकल इनपुट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट है तो वाटर में भी क्रिटिकल इनपुट है ना। तो इनमें ये कहता है कि भैया दीज कैनॉट बी टर्मिनेटेड अनलेस द कॉर्पोरेट डेटर फेल्स टू पे फॉर करंट सप्लाईज। मतलब करंट सप्लाईज की आप पेमेंट करते रहो तो ये टर्मिनेट नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर आप करंट सप्लाईज की भी पेमेंट नहीं करोगे तो ये जो क्रिटिकल गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई है इट कैन बी टर्मिनेटेड। इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो इसका मतलब आप सेल भी कर रहे होगे, सेल कर रहे हो तो आपको पैसे भी मिल रहे होंगे, जब मिल रहे हैं तो दे भी दो, ये है। ठीक है। और इसमें क्या क्या एक्सक्लूजन है? एक्सक्लूजन ये है, ट्रांजैक्शंस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर्स, और श्योरिटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू ए कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है। तो अगर श्योरिटी के केस में कोई ये चीजें मॉरेटोरियम नहीं लगेगा। मतलब ये कि एक जैसे डायरेक्टर है, अब डायरेक्टर ने लोन के लिए गारंटी दे रखी है तो क्या उसके अगेंस्ट में सूट फाइल हो सकता है? आंसर इज यस। ठीक है। तो उस केस में ये मॉरेटोरियम अप्लाई नहीं होगा। और इफेक्टिव पीरियड क्या होगा इसका? ये होगा जब जो भी डेट ऑफ ऑर्डर है ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, डेट ऑफ एडमिशन, अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द सीआईआरपी। और ये कब टर्मिनेट हो जाएगा मॉरेटोरियम? व्हेन द ए अप्रूव्स ए रेजोल्यूशन प्लान और ए पासेस एन ऑर्डर फॉर लिक्विडेशन। ठीक है। और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस क्या होंगे ड्यूरिंग मॉरेटोरियम? व्हाइल ओल्ड डेट्स आर फ्रोजन। देखो हमें क्या करना है, डेट्स को दो पार्ट में बांट देना है। पहला अप टू इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, वो तो क्लेम के थ्रू फाइल होगा, और करंट ड्यूज आप क्लियर करते रहो। ठीक है। तो व्हाइल ओल्ड डेट्स आर फ्रोजन द एप्लीकेंट corporate debtor must generally maintain payments for actual expenses incurred during the process to avoid the invocation of security or guarantees। ठीक है। अब इसमें एक बात हमारी रह गई, क्या रह गई? एक बात ये रह गई कि अगर कोई लाइसेंस है, परमिट है, कोटा है, ये चैट जीपीटी ने इसमें क्या नहीं बताया, ये चैट जीपीटी ने बनाया है। ठीक है। अब उसने क्या नहीं बताया इसमें? एक बात नहीं बताई, क्या? कि अगर कोई लाइसेंस है, परमिट है, कोटा है, उसका क्या होगा। अब हमें एक बेसिक बात समझनी है कि हमने सेक्शन 13 क्या बोला था? सेक्शन 13 में बोला था कि भैया इसको गोइंग कंसर्न मेंटेन करो। ठीक है। तो अगर आपको गोइंग कंसर्न मेंटेन करना है तो उस केस में अगर एक परमिट है, लाइसेंस है, कोटा है, अगर वही कैंसिल हो जाएगा तो फिर उस कंपनी को खरीदेगा कौन? है ना। जैसे मान लीजिए कोई स्पेक्ट्रम सर्विसेज प्रोवाइडर है, अगर उसका स्पेक्ट्रम का लाइसेंस ही कैंसिल हो गया तो ऐसी कंपनी को तो कोई खरीदेगा ही नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि भैया अगर कोई लाइसेंस, कोटा, परमिट है तो उसमें भी अगर करंट ड्यूज की पेमेंट वो करता जा रहा है तो फिर उसका लाइसेंस, परमिट, कोटा कैंसिल आप नहीं करोगे। ठीक है। तो ये जो इन्होंने बातें बताई ऊपर में, इसमें एक बात रह गई, ये एक पॉइंट इसके अंदर और रह गया। क्या सर क्रिटिकल गुड्स वाला भी सर, है? अच्छा क्रिटिकल क्रिटिकल गुड्स वाला दिया। तो हो गया ना, क्रिटिकल वाला तो दिखा दिया ना मैंने, यस सर। क्रिटिकल वाला तो हो गया ना। ठीक है। अब इसमें यहां इसी के नीचे में लिख देता हूं लाइसेंस, परमिट, कोटा। तो ये लाइसेंस, परमिट, कोटा भी जो है इट कैन नॉट बी टर्मिनेटेड सो लॉन्ग एज कैन नॉट बी टर्मिनेटेड प्रोवाइडेड यू क्लियर करंट ड्यूज। सीडी लिख दो, प्रोवाइड सीडी क्लियर्स करंट ड्यूज। करंट ड्यूज तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। लॉजिक वही है कि जब आप स्पेक्ट्रम यूज कर रहे हो इसका मतलब आप लोगों से भी तो पैसे ले ही रहे होगे ना, तो जब ले रहे हो तो दे भी दो।
पुराना वाला जो है, पुराने वाले का अलग से फैसला हो जाएगा रेजोल्यूशन प्लान में। ठीक है, तो सेक्शन 14 क्लियर है बिल्कुल? हाँ जी, Yes. मैंने सिंपल भाषा में समझा दिया आपको। इस पर केस स्टडी भी आ जाती है। केस स्टडी में क्या कहता है वो? केस स्टडी में कहता है कोल सप्लायर है। अब वो कोल सप्लायर कह रहा है भाई मेरे तो जब तक पूरे ड्यूज क्लियर नहीं करोगे मैं तो आगे सप्लाई नहीं करूंगा। तो आरपी के पास क्या ऑप्शन है? अब आरपी उसको बताएगा देखो भाई ऐसा है, सेक्शन 14 देखो आप, ये हमारी कंपनी मॉरेटोरियम में चल रही है। अब आपका जो पुराने ड्यूज है उसके लिए तो आप क्लेम फाइल कर दो, और जो करंट ड्यूज है वो आप, हम आपको पेमेंट करते रहेंगे। ठीक है। अब वो कहता नहीं जी मुझे नहीं पता सेक्शन 14 क्या होता है। तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? आप उससे लड़ाई तो कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्रोच करोगे इस सिचुएशन। तो सेक्शन 14 क्लियर है? Yes, sir. सेक्शन 14 में एक और बट बात है। सर, हाँ, बोलिए बोलिए। सर ये जो आपने एजुकेटिंग अथॉरिटी का बोला ना, कि अगर जो केस लॉ का एग्जांपल दे रहे थे आप, कि अगर वो कोल इंडिया वाला नहीं मानेगा कि मेरे पूरे ड्यूज दो, सर वो एजुकेटिंग अथॉरिटी वाला यहाँ कहीं नहीं दिखा हमें। नहीं यहाँ नहीं है, वो आगे सेक्शन 19 में आएगा। सेक्शन ओके 19 ओके, जब ठीक है पढ़ेंगे सर। ना तो उसमें आएगा कि भाई अगर, भाई ये क्या है, कन्फ्रंट तो कर नहीं सकता ना किसी को। आईआरपी आरपी क्या करेगा? अगर कोई बात उसकी नहीं मान रहा, लॉ में लिखी हुई है बात, तो ये तो लॉ की बात है ना। अब इसमें एक और बात हम्म। है, पी मोहन राज वाला केस है। तो पी मोहन राज वाला केस क्या कहता है? पी मोहन राज वाला केस ये कहता है कि भाई देखो, कंपनी के अगेंस्ट में तो प्रोसीडिंग नहीं चल सकती, लेकिन डायरेक्टर के अगेंस्ट में चल सकती है। जैसे मान लीजिए कंपनी का चेक बाउंसिंग हो गई, तो वो क्या करते हैं? डायरेक्टर को भी पार्टी बनाते हैं और कंपनी को भी पार्टी बनाते हैं। तो कंपनी के अगेंस्ट में तो प्रोसीडिंग नहीं चल पाएगी, लेकिन डायरेक्टर्स के अगेंस्ट में चल सकती है। यही पी मोहन राज वाला केस है। ठीक है। सेक्शन 15, सेक्शन 15 बोलता है पब्लिक अनाउंसमेंट। ये पब्लिक अनाउंसमेंट क्या है और क्या करना है इसमें? तो क्या पब्लिक इसका कोई अनाउंसमेंट। क्या इसका कोई फॉर्मेट है? बिल्कुल है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां तो ये बात लिख दी कि भाई क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए, और फिर रेगुलेशन दे दिया। रेगुलेशन में फिर फॉर्म भी दे दिया। नेम एंड एड्रेस देगा ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर अंडर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। नेम ऑफ द अथॉरिटी विद विच द कॉर्पोरेट डेटर इज इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड। अच्छा मान लीजिए कंपनी के नाम तो चेंज होते रहते हैं। अगर कंपनी का नाम चेंज हुआ है तो क्या पुराना नाम भी देना है आपको? भाई पब्लिक यस अनाउंसमेंट में तो आपने नया नाम दे दिया, आपने 6 महीने पहले ही पुराना नाम चेंज किया था, क्या वो भी देना है आपको? यस सर, वो एक अपना कंप्लायंस है ना कंपनीज एक्ट का, कि वो ब्रैकेट में लिखना पड़ता है 1 ईयर तक के लिए। हाँ लिखना। अभी, हाँ अभी तो हम उसको भूल जाएं, अभी हम यहाँ आईबीसी की बात करें। तो ओके। आईबीसी में क्या लिखा है Yes. कि भाई कब तक देना है नाम उसको, पुराना नाम? 2 years मान, तक से। हाँ ठीक है। ठीक है जी, तो वो भी बात ध्यान में रखनी है। नेम ऑफ द अथॉरिटी विद विच द कॉर्पोरेट डेटा इज इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड। ठीक है, दोनों देनी है, इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड। मतलब इनकॉर्पोरेटेड तो एमसीए के पास होगा, और रजिस्टर्ड किसके पास हो सकता है? सेबी हो सकता है, कोई रेगुलेटर हो सकता है अलग से। ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स एज मे बी स्पेसिफाइड। डिटेल्स ऑफ द आईआरपी। भाई क्योंकि अब आईआरपी के साथ डील करना है ना। हु शैल बी वेस्टेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग क्लेम्स। अच्छा आईआरपी अपने बारे में क्या इंफॉर्मेशन देगा? आईआरपी अपना ईमेल आईडी देगा, अपना एड्रेस दे सकता है ना, कि भाई यहां पर आप क्लेम्स फाइल करो। देन पेनल्टीज फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स। अच्छा इसको क्या अलग से कोई ईमेल आईडी बनाना है, या पुराने, मान लो हम अपना एक जीमेल का यूज कर रहे हैं ईमेल, क्या उसी को कर सकते हैं, या कोई नया ईमेल आईडी बनाना है इसको, इसके लिए बनाना पड़ेगा। बनाना है ना? और वो क्या है, एक प्रोसेस ईमेल आईडी होता है, वो प्रोसेस वाइज आप बना लेते हो। जैसे सीआईआरपी चल रहा है तो सीआईआरपी का बना लोगे। वो क्यों? क्योंकि आप तो चेंज भी हो सकते हो ना भाई। आईआरपी अब आगे हम पढ़ेंगे, आईआरपी आरपी चेंज भी हो सकता है, तो चेंज होगा तो वो उसको वो क्रेडेंशियल्स दे देगा। अगर उसका पर्सनल ईमेल आईडी से ऑपरेट कर रहा होगा तो वो तो नहीं दे पाएगा ना उसको फिर। ठीक है। पेनल्टीज फॉर फॉल्स और मिसलीडिंग क्लेम्स, डेट ऑन विच द सीआईआरपी शैल क्लोज
which shall be 180th day from the date of admission. अब यहां पर 180 डेज के हिसाब से ही प्लानिंग करनी है पहले। ऐसा नहीं कि पहले ही फैल जाओ, 330 दिन तो है ही हमारे पास ना, पहले 180 दिन तक जितनी भी टाइमलाइंस होंगी, रेगुलेशन 40A में टाइमलाइंस दे रखी है, 180 डेज के हिसाब से करना है। 180 डेज में अगर हुआ तो फिर आप 180 डेज के बियॉन्ड हुआ तो आपको अप्रूवल लेना है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्रोच करना है, अगर आप एक्सक्लूजन चाहते हो या एक्सटेंशन चाहते हो, वो सब चीजें। एंड पब्लिक अनाउंसमेंट शैल बी मेड इन सच मैनर एज में बी स्पेसिफाइड। ठीक है, अब हम इसका रेगुलेशन भी देख लेते हैं। रेगुलेशन नंबर 6 है। रेगुलेशन 6 क्या कहता है कि पब्लिक अनाउंसमेंट आपको इमीडिएटली करनी है, और इमीडिएटली का मतलब क्या है, नॉट लेटर देन 3 डेज। नॉट लेट। हाँ, और फॉर्म आपके दे रखा है, फॉर्म ए, ये फॉर्म ए है। ठीक है, तो फॉर्म ए भी आप देख सकते हो। तो जैसे कुछ सेक्शन में बातें नहीं लिखी वो यहां लिख दी, जैसे कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, एलएलपी आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह, एड्रेस, ठीक है, एस्टिमेटेड डेट ऑफ क्लोज और नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, एड्रेस एंड ईमेल ऑफ द आईआरपी, तो ये सारी चीजें फॉर्म के अंदर आ गई। ठीक, अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि भाई अगर कोई नाम चेंज हुआ तो नाम चेंज को भी आपको बताना है, तो ये बात कौन से रेगुलेशन में लिखी गई है, कहाँ लिखी गई है, ये बात आपको ग्रुप में बतानी है। ठीक है, तो आप ग्रुप में बताओगे बाद में आराम से कि भाई ये बात कहाँ लिखी गई है। ठीक है, चलिए अब हम दोबारा चलते हैं अपना, ये सेक्शन 15 हमारा कंप्लीट हो गया। एक मिनट, अब हम चलते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या बोलता है? सेक्शन 16 बोलता है अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ आईआरपी। मतलब क्या, कैसे अपॉइंटमेंट होगी और क्या टेन्योर होगा। तो बेसिकली ये, और इसको आपको रेगुलेशन नंबर 3 के साथ में पढ़ना है। तो आपको मालूम ही है भाई, ये तो आईआरपी है। आईआरपी मतलब अभी प्रोबेशन पे चल रहा है ना। आरपी तो बनेगा, आरपी कब बनेगा, जब पहली मीटिंग होगी सीओसी की। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल अपॉइंट एन आईआरपी फ्रॉम वेयर द एप्लीकेशन फॉर सीआईआरपी इज मेड बाय फाइनेंशियल। अब इसमें क्या होगा, अब हमने क्या पढ़ा था कि जो सेक्शन 7 की एप्लीकेशन आप लगाते हो या सेक्शन 10 की एप्लीकेशन लगाते हो तो आपको आईआरपी का नाम देना जरूरी है। तो अगर आपने पहले से ही नाम दे रखा है तो वो चेक कर लेंगे इसके केस में कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो नहीं है, और आपने नाम नहीं दिया तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से पूछ लेंगे, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 10 दिन के अंदर रिवर्ट कर देगी और अपॉइंट कर देंगे। इतनी सी बात है सेक्शन 16। और हम रेगुलेशन नंबर 3 भी पढ़ लेते हैं इसके साथ में। रेगुलेशन नंबर 3 क्या बोलता है? रेगुलेशन 3 बोलता है ये एलिजिबिलिटी क्या है। भाई एलिजिबिलिटी में मेन बात क्या है, देखो वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना, बायस नहीं होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं कि वो पहले ऑडिटर रहा हो, लेकिन आप पूरी जिंदगी भर का भी बंधन नहीं लगा सकते। तो अगर वो पिछले 3 साल में ऑडिटर रहा या सेक्रेटरी ऑडिटर या कॉस्ट ऑडिटर रहा, या उसका कोई एम्प्लॉय या प्रोपराइटर या पार्टनर, या फिर वो रिलेटेड पार्टी है कॉर्पोरेट डेटर का जो सेक्शन 5 सब सेक्शन 24 में लिखा है ना। तो इन सब बातों में, या फिर वो अपनी कोई कंसल्टेंसी फर्म चला रहा है और उसका 5% से या उससे ज्यादा उसको इसी फर्म से मिल रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अब चार्टर्ड, अब वो उसने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का एग्जाम पास कर लिया। अब उसकी फर्म की टर्नओवर, अपनी जो सीए है उसकी टर्नओवर मान लीजिए 100 करोड़ थी। तो 100 करोड़ में से अगर 5 करोड़ या उससे ज्यादा उसको इसी सीडी से मिल रहा है जो सीडी सीआईआरपी में, तो वो उसका आईआरपी अपॉइंट नहीं हो सकता, ये मतलब है। ठीक है, 1A क्या बोलता है? 1A बोलता है कि भैया आप कभी भी इसको रिप्लेस कर सकते हो, और उसके लिए फॉर्म AA में आप कंसेंट ले लोगे और 66% मेजोरिटी से आप रिप्लेस कर सकते हो। उसके अलावा अब ये तो कुछ कंडीशंस हो गई कि भैया ही इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉट ए रिलेटेड पार्टी। क्या इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस है?
जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी के आईआरपी हैं, ठीक है, आपके ब्रदर के पास उस कंपनी के शेयर हैं। तो अगर आप है ये वाला सेक्शन पढ़ते हैं तो इसमें तो कुछ नहीं लिखा कि अगर ब्रदर के पास शेयर है या वाइफ के पास शेयर है तो आप अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो वो बात कहाँ लिखी गई? वो ये कहता है कि ये डिस्क्लोजर्स होने हैं, ठीक है। ये डिस्क्लोजर में बात लिखती, एनआईआरपी और आरपी एट द केस में भी शैल मेक डिस्क्लोजर्स एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड देयर आफ्टर इन अकॉर्डेंस विद द कोड ऑफ कंडक्ट। तो जब हम कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट में डिस्क्लोजर है कि भैया मेरे पिताजी के पास शेयर है, मेरे भाई के पास शेयर है ना, या मेरी वाइफ जो है वो एक कंसल्टेंसी फर्म चला रही है और उसको 10% वहां से मिल रहा है उस कंपनी से, क्योंकि यहां क्या लिखा, यहां तो लिखा एम्प्लॉई, प्रोपराइटर और पार्टनर। तो वाइफ तो जरूरी नहीं ना एम्प्लॉय हो या प्रोपराइटर हो या पार्टनर हो। तो अगर वाइफ होगी तो क्या होगा, वाइफ भी कोई कंसल्टेंसी फर्म चला रही है या ब्रदर आपका कंसल्टेंसी फर्म चला रहा है और उसको वहां से कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो वो कहाँ वो आपको डिस्क्लोज करना है, ठीक है। उसमें बार नहीं है अपॉइंटमेंट पर वो आपको डिस्क्लोज करना है। ये सेकंड नंबर, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट भी पढ़ लेना है, तो कि कोड ऑफ कंडक्ट में हमारा कोई ऐसा वायलेशन तो नहीं हो रहा। नाउ सेक्शन 16 हो गया हमारा, अब सेक्शन 17। सेक्शन 17 बोलता है कि मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर बाय द आईआरपी। अब आपको मैनेज करना है अफेयर्स को, तो फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द आईआरपी द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शैल वेस्ट इन द आईआरपी। अब ये मालिक बन गया कंपनी का, जो पावर है बोर्ड की वो सस्पेंड हो गई, ठीक है। बोर्ड सस्पेंड नहीं हुआ, पावर से सस्पेंड हुई है। अगर एमसीए पोर्टल पे कोई डायरेक्टर है तो डायरेक्टर शो होता रहेगा, वो ये नहीं कि डायरेक्टर शो नहीं होगा, पर ये अपना आईएनसी 28 फाइल कर देगा कि भाई देखो ये कोर्ट का ऑर्डर है और मैं आईआरपी अपॉइंट हूं तो मेरे को सारी अथॉरिटी रहेगी, ठीक है। लेकिन पावर सस्पेंड हुई, बोर्ड सस्पेंड नहीं हुई, दोनों में फर्क है। वहां पर क्या है, लिक्विडेशन में डिफरेंट है, लिक्विडेशन में सेम लैंग्वेज नहीं है, वहां कुछ और बात करता है। तो जब हम लिक्विडेशन पर जाएंगे वो पढ़ेंगे। और ऑफिसर्स मैनेजर्स ये किसको रिपोर्ट करेंगे, आईआर, ठीक है। जो बैंकर्स हैं, बैंकर किसको रिपोर्ट करेंगे, आईआर, ठीक है। अब कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना है, कोई मीटिंग अटेंड करनी है, कोई आर्बिट्रेशन का केस चल रहा है जो कि फेवर में है कंपनी के, ऐसा भी हो सकता है ना, तो वो सब कौन अटेंड करेगा, यही अटेंड करेगा। और अथॉरिटी है इसके पास टू एक्सेस द बुक्स अवेलेबल विद गवर्नमेंट। मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कुछ पेपर्स हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर के पास है, अकाउंटेंट के पास है, अदर पर्सन, तो ये सारी, और रिस्पॉन्सिबल रहेगा फॉर कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट। कोई जीएसटी की रिटर्न भरनी है, कौन भरेगा, यही भरेगा, ठीक है। अब डायरेक्टर छुट्टी हो गई उनकी, डायरेक्टर ने नहीं करना कुछ, किसी ने करना जो भी काम करना है, और अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अगर इसका फॉल्ट है तो ये रिस्पॉन्सिबल होगा। सेक्शन 18 ड्यूटीज। तो सेक्शन 17 में तो आ गया हमारे पास मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, और सेक्शन 18 में आ गया ड्यूटीज ऑफ द आईआरपी। तो ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज में बेसिकली ये है कि इसको सारी इंफॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि अभी तो ये नया नया आया है। इसको एसेट्स, फाइनेंसेस और ऑपरेशंस, क्या पीरियड है इसके लिए, 2 इयर्स। ये 2 इयर्स क्यों है, क्योंकि लुक बैक पीरियड है। ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई हो, तो 2 साल के अंदर पिछले पूरे 2 साल के अकाउंट से देखेगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन द इनिशिएशन डेट, ठीक है। Such other matters. Receive and collate all the claims submitted by creditors to him pursuant to the public account. ये कोलेट का मतलब क्या है, बेसिकली क्या है कि ये रिजेक्ट नहीं करता, इसके पास रिजेक्शन की पावर नहीं है। ये दो साइड बाय साइड मेंटेन करता है कि क्लेम्स रिसीव्ड और क्लेम्स एडमिटेड, या क्लेम्स सबमिटेड, क्लेम्स एडमिटेड। तो हो सकता है एक आदमी ने 2 करोड़ का क्लेम सबमिट किया पर वो 1.5 करोड़ का ही प्रूफ दे पाया, तो वो 1.5 करोड़ क्लेम एडमिटेड में डाल देगा, उस बेसिस पे उसका वर्ड शेयर डिसाइड कर लेगा। अगर बाद में वो 50 लाख का एडिशनल दे देता है प्रूफ, तो वो फिर 2 करोड़ कर देगा उसको, ठीक है। ये
मॉनिटर दी एसेट्स। इंपॉर्टेंट क्या वर्ड लिखा, मॉनिटर। मॉनिटर मतलब इसको देखो, ये देखना है कि कोई लैप्स तो नहीं हो रहा। मान लो कोई इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस की वजह से कोई लैप्स तो नहीं हो रहा है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी तो नहीं लैप्स हो रही, ये सब चीजें, ये इसको मैनेज करना है। ठीक है, कब तक मैनेज करना है, जब तक आरपी अपॉइंट नहीं हो जाता, मतलब इसकी प्रोबेशनरी पोजीशन है। ठीक है, कस्टडियन कंट्रोल इसको लेना है, जितने भी एसेट्स हैं, चाहे इंडिया में है चाहे अब्रॉड है। अब मान लीजिए, अब इसको कह तो दिया कि भाई साहब सब कुछ पावर आपके पास रहेगी, मान लो कोई नहीं कोऑपरेट करता तो क्या होगा। तो पहली बात तो ये लिखा 19(1) में कि सारे इसको कोऑपरेट करेंगे। कौन, पर्सनल ऑफ द कॉर्पोरेटर, प्रोमोटर्स और एनी अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट। और अगर असिस्ट नहीं करता या कोऑपरेट नहीं करता तो ये क्या करेगा, ये एप्लीकेशन लगाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको डायरेक्ट कर देगी कि भैया ये जो है आप इसके साथ कोऑपरेट करो। मान लो रजिस्ट्रार के ऑफिस में गया, अब रजिस्ट्रार के पास उसने पूछा भाई देखो इस कंपनी का मैं IRP अपॉइंट हुआ हूं, तो इस कंपनी के जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं उसकी डिटेल मुझे चाहिए। तो रजिस्ट्रार बोला भाई हमें नहीं पता क्या IBC कोड है कोई नहीं, है ना। तो ये क्या करेगा, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन लगाएगा। सेक्शन 20, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। ठीक है, अब ये मैनेज कैसे करना है इसको, द IRP शैल मेक एवरी एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये अपॉइंटमेंट भी कर सकता है, अपॉइंट अकाउंटेंट्स, लीगल और अदर प्रोफेशनल्स। कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने हो वो कर सकता है, कोई पुराने कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई भी कर सकता है। ऐसा हो सकता है ना, कई बार कंपनी वाले क्या करते हैं, मान लीजिए जगह का किराया है 2 लाख रुपए, उसका एग्रीमेंट कर लेते हैं 10 लाख का, है ना, ज्यादा। क्यों, ताकि पैसा वापस ले सके, कंपनी से पैसा निकालना है। तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, इंटरिम फाइनेंस। अब इंटरिम फाइनेंस भी इसको हो सकता है करने की जरूरत पड़े, क्योंकि कंपनी में पैसा तो है नहीं, है ना। अब आप कहोगे भाई देखो इंटरिम फाइनेंस तो तब रेज करेगा ना, पहले से ही एनकम्बर्ड है, सारी प्रॉपर्टी तो पहले से ही मॉर्गेज है। तो वो ये कहता है कि भाई देखो ऐसा है, उनके लिए डबल अमाउंट छोड़ दो आप। जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लो 5 करोड़ है और डेट रेज किया हुआ है 1 करोड़, तो 2 करोड़ तक की वैल्यू उनके लिए छोड़ दो, बाकी 3 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है उसमें पेरी पैसो चार्ज क्रिएट करो और इंटरिम फाइनेंस ले लो, क्योंकि जो नया फाइनेंस देगा उसको भी तो सिक्योरिटी चाहिए ना। ये है, ये बात है। To issue instructions of personnel of the corporate debtor as may be necessary for keeping the corporate debtor as a going concern. ठीक है, and to take all such actions as are necessary to keep the corporate debtor as a going concern. तो बेसिकली इसको गोइंग कंसर्न स्टेटस मेंटेन करना है। सेक्शन 21, सेक्शन 21 कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, ये डिटेल का सेक्शन है। तो सेक्शन 28 21 हम अलग से कर देंगे। तो मैं क्या करूंगा, ये आपको ना सेक्शन 14 हमने कर लिया, ठीक है ना, तो 21 अलग से है, तो 21 हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तब तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये मान लीजिए आरपी है, IRP है, ट्राई करता है कि गोइंग कंसर्न मेंटेन रहे। आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, बताइए बताइए क्या बोल रहे हैं आप। आरपी अपने अपने लिए अपने आप से ट्राई करता है कि गोइंग कंसर्न मेंटेन रहे। आरपी अपने ट्राई करता है कि गोइंग कंसर्न मेंटेन रहे। ठीक है, इन ऐसे केस में ऑडिटर क्या लिखता है, ऑडिटर गोइंग कंसर्न दिखाता है या नहीं दिखाता है। मॉनिटर मैंने बोला ना, मॉनिटर का मतलब ये है कि मान लो कोई इंश्योरेंस एक्सपायर हो रहा है तो उसको देखना ना एक्सपायर ना हो, तभी तो गोइंग कंसर्न स्टेटस मेंटेन रहेगा। सर ही इज टॉकिंग अबाउट ऑडिटर। ऑडिटर हाँ ऑडिटर गोइंग कंसर्न बताएगा। ऑडिटर के लिए, ऑडिटर के लिए ना देखो कुछ पावर्स जो है वो सेक्शन 28 में दे रखी है। सेक्शन 28 क्या बोलता है, अब पढ़ेंगे हम। सेक्शन 28 में कुछ एक्शंस जो है, कुछ तो ये अपने आप डिसीजन ले सकता है, कुछ डिसीजन ये COC की अप्रूवल, प्रायर अप्रूवल से ही ले सकता है, वो सेक्शन 28 में लिखा हुआ। तो जब हम सेक्शन 28 पढ़ेंगे ना तो वो ऑडिटर वाला हो जाएगा। ऐसे नहीं कि आता ही ऑडिटर चेंज कर दिया ना, अभी तो इसको चलाए रखना है। अब जब तक COC फॉर्म नहीं हो जाती ज्यादा पंगे नहीं लेने हैं, है ना।
ये नहीं कि भाई मैं ही सब कुछ हो गया हो, आप सब कुछ करते रहो ना, अभी कुछ नहीं। अभी थोड़ी थोड़ी हलचल करो, मतलब ये कि जितना जरूरी है उतना ही काम करो। आपको अकाउंटेंट नहीं है तो अकाउंटेंट अपॉइंट कर लो, कोई लीगल काउंसिल अपॉइंट कर लो, प्रोफेशनल अपॉइंट कर लो, ठीक है। कोई जीएसटी की रिटर्न जानी, इनकम टैक्स की रिटर्न जानी, वो सब कर लो, गोइंग कंसर्न स्टेटस मेंटेन। फिर आगे जब हम जाएंगे तो 28 में लिखा है कि 28 में आप वो कर सकते हो, तब तक आप प्रोसेस शुरू कर सकते हो अगर चाहो तो। 28 में क्लियर हो जाएगा वो जो बात लिखी है। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन? अब मैं 21 जो है ना, 21 के लिए क्या करूंगा कि 21 का भी आपको ये शेयर कर देता हूं। एक मिनट। ये ब्रिजेश कलारी ने लिखा है इन सेक्शन 10 into section 20 wanted to know what auditor will report। एक, हाँ चैट में आपने लिखा है कि wanted to know what the auditor will report in his report in CIRP cases। नहीं, ऑडिटर ने तो क्या करना है, ऑडिटर बताएगा दिस कंपनी इज इनटू सीआईआरपी। बेसिकली ऑडिट तो चलता रहेगा, ऑडिट तो कंपनी देखो अंटिल द कंपनी इज डिसॉल्व्ड, जब तक डिसॉल्व नहीं हो जाती तो इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, तो अभी तो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट है ना। सर वो लिखेगा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा क्यों लिखेगा, ऐसा नहीं। देखो ऐसा वो तो जब लिक्विडेशन हो जाएगा ना तब होगा ना, अभी लिक्विडेशन तो हुआ नहीं, अभी तो कंपनी चल रही है, अभी क्या दिक्कत है। गोइंग कंसर्न तो है ही ना। गोइंग देखो गोइंग कंसर्न तो को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते ना, सीआईआरपी तो मतलब गोइंग कंसर्न है। अब वो आप रीजन दोगे इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स हुआ है कि नहीं हुआ, वो तो आपको पूरा डिटेल में देखना पड़ेगा ना, फिर क्या है क्या नहीं। आप देखो कंपनी में कोई एसेट्स ही नहीं है, बुक्स में है लेकिन रियलिटी में कुछ नहीं है। कंपनी में स्टॉक दे रखा है 100 करोड़ का, जब वहां जाते हो वहां कस्टडियन कंट्रोल में कुछ भी नहीं मिलता, तो वो चीजें आप रिपोर्ट करोगे नेचुरली, बीइंग एन ऑडिटर, वो तो अलग चीज है। लेकिन गोइंग कंसर्न तो चल ही रही ना वो गोइंग कंसर्न के बियॉन्ड आप जाओगे, इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स हुआ है कि नहीं हुआ, क्या है क्या नहीं, वो चीजें आप तो रियल सिचुएशंस पे बेस करेंगी। जब आप अपना कस्टडियन कंट्रोल लोगे उस हिसाब से आप रिपोर्ट करोगे। अभी रह गया सेक्शन 21 में आपको 5 मिनट में बता देता हूं मोटा मोटा कि सेक्शन 21 क्या है, बाकी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 21 ये बोलता है कि देखो जी ऐसा है, कमेटी में नॉर्मली कौन आएंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर। और फाइनेंशियल क्रेडिटर भी जो अगर रिलेटेड पार्टी है तो वो नहीं आएगा, ठीक है। फाइनेंशियल क्रेडिटर और एआर, if it is a related party of the CD shall not have any right of representation, participation or voting, ठीक है। लेकिन अगर कोई बैंकर है मान लीजिए, बैंकर के पास कुछ शेयर्स थे, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स थे, वो इक्विटी में कन्वर्ट हो गए और उस वजह से वो रिलेटेड पार्टी बन रही है, तो फिर उस पर ये क्लॉज अप्लाई नहीं होगा। ऐसा भी कोई केस हो सकता है कि एक आदमी फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है, तो उस केस में वो फिर दोनों जगह पर आएगा। फाइनेंशियल क्रेडिटर फाइनेंशियल डेट जितना उसके लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर बन जाएगा, बाकी ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब इसके अंदर दो तीन बातें हैं। पहली बात कि मान लीजिए ऑपरेशनल, अब आपने कह दिया भाई फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आएंगे सीओसी में, और वो भी अनरिलेटेड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। क्या बोर्ड को भी
इनवाइट करेंगे सीओसी की मीटिंग्स में? द आंसर इज यस। देखो, पर उनके पास होती है। इनविटेशन अलग है और हाँ सीओसी मेंबर होना अलग बात है, दो बातें अलग अलग है ना। सीओसी का मेंबर नहीं होगा वो, बट ही विल बी इनवाइटेड टू द मीटिंग्स ऑफ द कमिटी। उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होगा। उनको क्यों बुलाएंगे? उनको बुलाएंगे इसलिए क्या हो सकता है कि आरपी भी कुछ गड़बड़ कर रहा हो, है ना। तो आईआरपी के ऊपर भी तो चेक रखेगा। फिर वो उन्होंने कंपनी चलाई है, उनको पता है कंपनी के बारे में। तो अगर कोई गलत डिसीजन लेंगे तो एनसीएलटी में रिपोर्ट करेंगे वो। क्या ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी आएंगे? ऑपरेशनल क्रेडिटर्स अगर इफ दे कॉन्स्टिट्यूट नॉट लेस देन 10% ऑफ द डेट, तो फिर उनका एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा मीटिंग में। उसको भी वोटिंग राइट या राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, लेकिन वो मीटिंग में उसको इन्वाइट करेंगे। ठीक है। अच्छा, होम बायर्स कैसे आएंगे? होम बायर्स मान लीजिए 5000 होम बायर्स हैं, तो क्या 5000 के 5000 आएंगे? ध्यान से नो, उनका एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आएगा। ठीक है। और उस ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को फीस भी मिलती है। ठीक है। तो उसको कितनी फीस मिल रही है और कैसे आएंगे? वो ये है कि जो पब्लिक अनाउंसमेंट होती है ना, पब्लिक अनाउंसमेंट में नाम दे दिया जाता है। 3 नाम दे दिए जाते हैं भाई, 3 में से एक सेलेक्ट कर लो यार होम बायर्स को, तो उन तीनों में से एक वो सेलेक्ट कर लेगा और वही आदमी मीटिंग अटेंड करेगा। आईआरपी अपना एजेंडा, नोटिस ऑफ मीटिंग उनको देगा एआर को, और एआर फिर आगे सर्कुलेट करेगा। एआर सिर्फ एक पोस्टमैन का काम करता है। क्या क्लेम्स एआर के पास आएंगे? द आंसर इज नो, क्लेम सीधे आईआरपी के पास आएंगे। ठीक है। वो सिर्फ ये कि पोस्टमैन का काम करेगा एआर, कि अगर मीटिंग्स कोई होनी है तो मीटिंग से पहले जो एजेंडा उनको सर्कुलेट कर देगा, उनको कह देगा भाई अपना अपना मन बना लो, ये सब बातें ये सब करेगा। बाकी डिटेल में हम सेक्शन 21 में अगली क्लास में पढ़ेंगे, सैटरडे को। ठीक है। तो आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।